कहानी की शुरुआत में शिंग शिंग को कॉल आती है, जहाँ उसे ऑप्शन दिए जाते हैं कि उसके 5 फियांसीज हैं, उनमें से किसी एक को चूज कर ले। और इसी के साथ ही फिर शिंग शिंग हमें यही बताती है उसकी शादी यांजी के साथ की गई थी। और वेडिंग की शाम को ही उसे पता चलता है कि यांजी का प्लेन क्रैश कर गया। एक दिन ये ऐसे ही चल फिर रही थी, तभी इसकी नजर अपने मरे हुए फियांसी के ऊपर पड़ती है। असल में वो जिस लड़की के साथ उसका चक्कर चल रहा था, ये वही लड़की थी जिसकी मदद इसने की थी। और उस लड़की का नाम था सो मुयान। और उसी वक्त उसे मालूम होता है कि अकेला येंजो उसे धोखा नहीं दे रहा था। 3 और लड़के थे जिन्हें ये अच्छा समझती थी कि इनसे लगता था कि वो इसे लाइक करते हैं, वो भी असल में इस सारे प्लान में शामिल थे। उनमें लूसियान था, जियांग था और वो था। शिंग शिंग अब ये सीन देखते साथ ही काफी इमोशनल हो जाती है। वो वहां से जा रही थी कि तभी इसका एक्सीडेंट हो जाता है। वो पांचों भी एक्सीडेंट सीन पर आते हैं, लेकिन जैसे देखते हैं कि ये तो शिंग शिंग का एक्सीडेंट हुआ है, तो उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं होती, वहां से चले जाते हैं। और तभी भी हमारी एंट्री होती है हमारे हीरो की। उसे शिंग शिंग की सच में परवाह थी और उसका नाम था जू। शिंग शिंग ने जैसे ही जू को देखा था, उसी के साथ ही उसकी डेथ हो जाती है। शिंग शिंग असल में हमें अपनी प्रीवियस लाइफ की बात बता रही थी। प्रेजेंट के सीन में वो अपनी मॉम को बताती है कि उसे जू के साथ शादी करना है। उसकी मॉम तो ऐसा नहीं चाहती थी, वो चाहती थी कि ये जू के अलावा बाकियों से शादी कर ले, लेकिन ये भी अपनी जिद पर अड़ जाती है। शिंग शिंग भी अपनी बात पर पक्की थी, तो मॉम के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता, तो वो उसके घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। काल के कटने के पास इसे कुछ गिफ्ट वगैरह सेंड किए गए थे। ये उन्हें चेक करती है, वो थे तो प्राइसलेस, लेकिन जानती थी कि जिन बंदों ने उसे गिफ्ट सेंड किए हैं वो बंदे बेकार हैं। उन गिफ्ट्स की अब कीमत इसकी नजरों में कुछ नहीं थी। ये उन्हें बाहर फेंकने के लिए जा रही थी। तभी इसे सू मुयान की आवाज सुनाई देती है, जो कि काफी इमोशनल थी। और वो जैनजू को कह रही थी, शिंग शिंग की 22nd बर्थडे आने वाली है और उस वक्त वो तुम्हें प्रपोज करेगी, तो मेरा क्या होगा। और वो इसी बीच में जैनजू को कहती है कि हमें ना अपने इस प्लान को कैंसिल करना होगा। मैंने जो तुम्हारे साथ ख्वाब देखा कि अपनी जिंदगी गुजारूंगी, मुझे उन सारे अब ख्वाबों पर पानी फेरना होगा, क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। तो उसकी ये इमोशनल भरी बातें सुनने के साथ ही जैनजो उसे भरोसा दिलवाता है कि तुम फिक्र मत करो, उससे एक दिन पहले ही मैं अपना प्लेन क्रैश का एक्सीडेंट करवा दूंगा, जिससे उसे लगेगा कि मैं सच में मार चुका हूँ और तुमसे शादी कर लूंगा। और बाकी के जो 3 लड़के बैठे थे वो भी कहते हैं कि सुमो जैन जैन, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम उसे धोखे में रखेंगे और उसे ऐसा फील करवाएंगे कि सच में ये मर चुका है। और वो जो भी बैठे हुए बातें कर रहे थे, शिंग शिंग ने वो सारी बातें सुन ली थी। खैर, फिर वो गिफ्ट को लेकर आगे बढ़ रही थी कि तभी उन लोगों की नजर शिंग शिंग के ऊपर पड़ जाती है। सोमू जैन जे देखते हुए जल्दी से उसके पास आती है ताकि उससे वो गिफ्ट ले सके, जो कि वो बाहर फेंकने के लिए जा रही थी। शिंग शिंग जिससे वो गिफ्ट देने से मना करती है कि ये सुनते साथ ही सोमू जैन उसे पकड़कर खुद पानी में कूद जाती है। अब वो दोनों लड़कियां ही डूब रही थीं। और जितने भी वहां पर लड़के लोग बैठे थे, तो वो लोग शिंग शिंग को बचाने की बजाय यैन जैन को बचाने की कोशिश करते हैं। वो लोग पूरी तरह कोशिश कर रहे थे किसी न किसी तरह से यैन जैन को बचाया जा सके। और ये सारा सीन देखते साथ ही शिंग शिंग तो काफी इमोशनल हो जाती है। उसे एक सीन याद आता जाए जब उसने इसे हाथ लगाया था, तो यैन फौरन जाकर अपने हाथ को धो लेता है। और आज का सीन देखकर वो ये बात समझ चुकी थी कि इस बंदे ने मुझे कभी भी पसंद नहीं किया था। ये अब डूबने ही वाली थी कि तभी इसे जू याद आ जाता है और ये कहती है कि मुझे अब जू के लिए जीना होगा। बड़ी मुश्किल से ये अब उस तालाब के किनारे तक पहुंचती है। बाकी के 3 लड़के लोग ये देखते साथ ही उसकी मदद को पहुंच जाते हैं और ऐसा दिखावा करते हैं कि उन्हें सच में इसकी परवाह है। वो तीनों लोग जब उससे कहते हैं कि हम तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, तभी ये उन तीनों को कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ हॉस्पिटल नहीं जाना, मैं ठीक हूँ, खुद ही चली जाऊंगी। ये बात उन तीनों को काफी अजीब लगती है, लेकिन शिंग शिंग भी अपनी जिद पर अड़ जाती है और अकेले ही हॉस्पिटल चली जाती है। अब यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है। शिंग शिंग बैठी चाय पी रही थी कि तभी वो 3 लड़के लोग उसके लिए गिफ्ट लेकर आते हैं ताकि इससे उसे खुश कर सकें। इसके कहने पर वो तीनों ही सामान को साइड पर रख देते हैं। तभी मेड आती है, वो भी कुछ सामान वगैरह लेकर आई थी। जब वो इस शिंग के बारे में बात करती है, शिंग कहती है कि तुम इस सारे सामान को जाकर बेच दो और जो भी पैसे मिले उन्हें रख लो। और वो उधर 3 लड़के लोग घर से बाहर आए थे कि तभी एक को याद आता है कि उसकी चाबी तो अंदर ही रह गई। वो अंदर जाता है तो उसकी नजर उसे सामान पर पड़ जाती है, जो कि कचरे के डिब्बे के ऊपर पड़ा था। उसे देखते साथ ही वो कहता है कि ये कहीं जाना पहचाना तो लग रहा है।
लेकिन उसे जल्दी थी तो इस पर ज्यादा जोर नहीं देता और वहां से चला जाता है। अब यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि ऑक्शन का दिन था, कुछ चीजों को ऑक्शन किया जाना था। ये भी उसी सेरेमनी में पहुंच जाती है। लेकिन आगे से येंसु आता है और इसे कह देता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, तुम किसी भी गलत फहमी में मत रहना। फिर जाकर अपनी जीएफ के साथ बैठ जाता है। तभी बाकी के तीनों लड़के लोग आते हैं और इसे पूरा दिलासा देते हैं कि वो हो सकता है कि रियूड हो, लेकिन हम तुम्हारे साथ रियूड नहीं होंगे, हम तीनों ही तुम्हें लाइक करते हैं। और वो तीनों इस बात को लेकर एक्साइटेड थे कि आगे क्या होने वाला है। और ये फिर जैसे जाकर सीट पर बैठती है, वो तीनों भी इसी के आसपास बैठ जाते हैं। अब आइटम्स की ऑक्शन शुरू हो चुकी थी। जो भी आइटम को प्लेस किया जाता था, यैन जैन कहती थी कि यैनसु मुझे चाहिए, तो यैनसु उसे वो खरीद कर दे देता था। शेंग शेंग को तो ये सब कुछ देखते हुए काफी मजा आ रहा था। यैन जैन इसी बीच में उसे देखते साथ ही मन मन में कहती है कि शेंग शेंग तुम्हें जो कोई भी पसंद आएगा उसे मैं हासिल कर लूंगी। और इसी बीच में ना अब एक पिक्चर की ऑक्शन की जाती है। उस पेंटिंग को देखते साथ ही शेंग शेंग को याद आता है कि ये तो उसके टीचर की है, जो कि उसने बड़े दिल से बनाई थी। ये उस पेंटिंग को खरीदना चाहती है, उसके 5 मिलियन बोली भी लगा देती है। जैसे ही यैन जैन ने ये देखा था तो वो फिर यैनजू को कहती है कि मुझे भी ये चाहिए। इस पर यैनजू उसके ऊपर 10 मिलियन लगा देता है। जैसा कि दोनों जिद में आ गए थे तो बोली बढ़ना शुरू हो जाती है। 100 मिलियन भी क्रॉस कर चुकी थी। लेकिन तभी एंड पे ना येंजू कहता है कि मैं इसके लिए तुम्हें लैंड टर्न दूंगा। शायद उसकी कीमत काफी ज्यादा थी और इस ज्यादा बोली की वजह से वो ये ऑक्शन का आइटम जीत चुका था। और इसी के साथ ही फिर वो चारों वहां से चले गए थे। उनके जाने के बाद ही शिन शिन अब जैन जैन के पास आती है और वो उसे कहती है कि तुम ये पेंटिंग मुझे दे दो, तुम्हें जितने पैसे चाहिए तुम्हें वो पैसे दे दूंगी। लेकिन जैन जैन इस बात से एग्री नहीं करती क्योंकि उसे वो पेंटिंग नहीं बेचना था। और वो एक शर्त रखती है, अगर उसके सामने घुटनों के बल बैठकर वो उससे इसकी भीख मांगे तो शायद वो इसके बारे में सोचे। शेंग शेंग थोड़ी देर सोचने के बाद इसके लिए तैयार हो जाती है। वो अब अपने घुटनों के बल बैठ चुकी थी। सभी लोग ये सीन देखकर काफी हैरान थे। ये अब उससे पेंटिंग की भीख मांगती है, लेकिन ये सीन देखते साथ ही वो उस पेंटिंग को फाड़ देती है। इस बात से शिन शिन को इतना गुस्सा आया था कि वो उसके फेस पे थप्पड़ दे मारती है। तभी ये सीन ऊपर से यैनजू ने भी देख लिया था। वो जैसे ही यैन जैन के पास आता है, यैन जैन आगे से उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने लग जाती है और वो यैनजू को कहती है कि इसमें सारी मेरी ही गलती है, मुझे आप दोनों के बीच में नहीं आना चाहिए था। और इसी बीच वो उस बिल्डिंग से नीचे छलांग लगा देती है, जिसकी वजह से इंजर्ड हो गई थी। जैनजू फिर जल्दी से नीचे यैन जैन के पास जाता ताकि उसे हॉस्पिटल लेकर जा सके। जैनजू के कुछ बंदों ने शेंग शेंग को भी पकड़ लिया था, वो भी उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। डॉक्टर ने यैन जैन को देखा था तो वो कहता है कि इसे ब्लड की जरूरत है और जो ब्लड टाइप चाहिए था वो ब्लड टाइप उस वक्त शेंग शेंग के साथ मैच कर रहा था। यैन जैन मासूम बनने का दिखावा करते हुए कहती है कि मुझे इसका ब्लड नहीं चाहिए, लेकिन जैनसू को इस बात की कोई फिक्र नहीं थी। वो कहता है कि इसे बांध दो और इसमें से ब्लड ले लो। ये बेचारी अब काफी बेबस हो गई थी और इसे जू की याद आने लग जाती है और कहती है कि जू तुम कब मेरी जिंदगी में आओगे। खैर फिर इसी के साथ बाद में जैसे इसे होश आता है तो देखती है कि इसमें से काफी सारा ब्लड ले जाया जा चुका था। बाकी के तीनों लड़के लोग फिर से ऐसा दिखावा करते हैं कि उन्हें इसकी परवाह है। ये जब उन्हें कहते हैं कि मुझे अकेला रहना, तो इसी के साथ ही वो तीनों बाहर आ जाते हैं और यही डिसाइड करने लग जाते हैं कि इसे खुश करने के लिए हमें इसके लिए कोई ड्रेस खरीदना होगा। और उनके जाने के बाद ये जानती थी कि वो तीनों एक्टिंग कर रहे हैं। पिछली लाइफ में वो बेवकूफ तो बन गई थी, लेकिन इस लाइफ में ये बेवकूफ नहीं बनेगी। खैर थोड़ी देर के बाद ये फिर घर जाने के लिए तैयार हो जाती हैं कि तभी गैलरी में इसकी मुलाकात उन तीनों लड़कों से हो जाती है, जो कि यही पूछने लग जाते हैं कि तुम इतना जल्दी क्यों घर जा रही हो, तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए ना। कि इसकी नजर साइड वाले रूम पर पड़ जाती है। देखती है कि यैनजू किस तरह यैन जैन का ख्याल रख रहा है। आज उसकी मीटिंग थी, वो मीटिंग को छोड़कर उसका ख्याल रखने के लिए आया है। और वो तीनों लड़के उसे कहते हैं कि लगता है कि यैनजू को तुम्हारी कोई भी परवाह नहीं है, तुम्हारी बर्थडे आने वाली है तो तुम उस वक्त शादी के लिए हम तीनों में से किसी एक को चूज कर लेना। तो शैन शैन उन तीनों को बता देती है कि शादी वो अपनी बर्थडे के दिन शादी के लिए इस बंदे को चूज करना है, वो तुम तीनों नहीं हो। तभी उनमें से एक तो इसे लेकर बाहर चला गया था। पीछे के दोनों बातें करने लग जाते हैं कि चाहे यानजू इसके साथ कितना भी बुरा सलूक क्यों ना करे, अपने बर्थडे के दिन शादी के लिए ये यानजू को ही चूज करेगी। और इस बात को लेकर वो तीनों ही इसे घेर लेते हैं। ये इन तीनों को कहती है कि मैंने कहा ना तुम तीनों में से किसी को चूज नहीं करूंगी, तो तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो। ये उस पर सीढ़ियों के एंड पर खड़ी थी, जोर लगाती है तो एक लड़का उसका हाथ छोड़ देता है, जिसकी वजह से ये सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और इंजर्ड हो जाती है। जब इसकी आंख खुलती है तो ये हॉस्पिटल में पड़ी हुई थी। बाहर येंजो हम तीनों लड़कों को कह रहा था कि तुम्हें इसे बस बाहर लेकर जाना था, ना कि इसे बुली करना था।
जिस पर वो तीनों यही बताने लग जाते हैं कि असल में इसने जैन चैन को बुली किया तो इसलिए हमने उसका बदला ले लिया। ये अंदर से उनकी सारी बातें सुन रही थी। वो लोग जैन जैन की साइड ले रहे थे। इस बात को लेकर ये और ज्यादा इमोशनल हो जाती हैं। और इसे सबसे ज्यादा दुख तो इस बात का हो रहा था कि बचपन से ये चारों एक साथ बड़े हुए, चारों की अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन एक जैन जैन की बच्ची की वजह से वो लोग अपनी दोस्ती भूल गए। खैर इसी के साथ ही वो तीनों इसकी देखभाल करने की बजाय से बता देते हैं कि वो बाहर चले गए हैं, इसे कोई गिफ्ट चाहिए तो वो बता दे। लेकिन अब इन्हें उससे क्या चाहिए था। और थोड़ी देर के बाद फिर जैन जैन भी आ जाती है और वो इसके जख्मों पर नमक छिड़कते हुए कहती है, देखा तुम भी इधर बीमार पड़ी हो लेकिन कोई भी तुम्हारे साथ नहीं है, लेकिन जब मैं बीमार थी तो उस वक्त जियांसु मेरे साथ था। और बातों में फिर उसका गला दबाने लगती है तो उसे पीछे की तरफ धक्का दे देती है। इस बात से तो जैन जैन को काफी गुस्सा आ गया था और वो कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि जैनसु भी उतने में आ जाता है और वो भी इस सारा का सारा इल्जाम शेंग चेन के ऊपर लगा देता है। उसे ऐसा लगने लग जाता है कि ये तो जैन जैन के ऊपर जुल्म कर रही है और उसे कहता है कि अगर मैं वक्त पर ना आता तो तुम तो इसे मार ही डालती। तो तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता तो तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई हो। ये जब उसे बताती है कि मैं भी तुम्हें लाइक नहीं करती तो इस बात पर यांसू को जरा बराबर भी यकीन नहीं आता। उसने ईमन कुछ गुंडे लोगों को भी बुला लिया था और वो उसे कहता है कि तुम जैन जैन को तंग कर रही हो तो तुम्हें सबक सिखाना होगा। जैन जैन उसे कहती है कि इससे और तुम्हारी मेरी फैमिली के दरमियान ना तल्लकात खराब हो जाएंगे। लेकिन जैनसू को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता था। जैनसू से कहता है कि तुम अपने बर्थडे के दिन शादी के लिए मुझे चूज ना करना तो मैं तुम्हें एक और चांस दे सकता हूँ। शेंग शेंग उसे बताती है कि वैसे भी मैं तुम्हें चूज नहीं करने वाली थी, लेकिन इस बात का यकीन जैनसू को नहीं आता। जैनसू और जैन जैन के जाने के बाद ही वो गुंडे लोग अब कहते हैं कि अब हम तुम्हारे साथ सही से मजा करेंगे। शेंग शेंग को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता तो वो उसी हॉस्पिटल की बिल्डिंग से नीचे छलांग लगा देती है। ऊपर के गुंडे लोग इसे देख लेते हैं। ये वहां से भागने लगती है कि उन तीनों लड़कों की गाड़ी के साथ टकरा जाती है। उसे इस इंजर्ड हालत में देखते साथ ही वो तीनों कहने लग जाते हैं कि अगर ये मर जाएगी तो हमें इसके साथ अच्छा बनने का दिखावा भी नहीं करना पड़ेगा। और ये उन तीनों की बातें सुन रही थी और वो मन ही मन में कहती है कि ये चाहते हैं कि मैं मर जाऊं। अगले सीन में ये घर बैठी थी क्योंकि कल इसका बर्थडे आने वाला था। वो तीनों लड़के इसके पास आते हैं और इसे कहते हैं कि कल क्या तुम सच में येंजू को चूज करने वाली हो। और वो तीनों से ये भी कहते हैं कि अगर येंजू तुम्हें कल रिजेक्ट कर देगा तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम तीनों जो हैं। खैर फिर उन तीनों के जाने के बाद येंजू आ जाता है। येंजू से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जो तुम कहोगी उसे एक्सेप्ट करूंगा, लेकिन तुम इसके लिए जैन जैन को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना। शेंग शेंग उसे फिर से बताती है कि देखो मैं तुम्हें कल चूज नहीं करने वाली। येंजू को उसकी ये बात फिर से मजाक लगती है और वो कहता है देखो मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन नहीं है। और ये कहते साथ ही वो वहां से चला गया था। उसके जाते साथ ही इसे मॉम की कॉल आती है। मॉम इसे यही बताती है कि हमने जू को बता दिया है और वो कल ही तुम्हारी बर्थडे पार्टी में आएगा। ये सुनते साथ ही अब शेंग शेंग भी खुश हो गई थी। अब अगला दिन आ गया था। ये जैसे ही अपनी बर्थडे पार्टी में तैयार होकर जाती है तो वो तीनों लड़के ही इसे आकर हैप्पी बर्थडे भी कहते हैं और कहते हैं कि तुम जरूर हमारे बारे में सोचना। तभी इतने में पीछे से यैन चैन के साथ आ जाता है और यैन चैन ने भी इसी के साथ मैच करता हुआ सेम ड्रेस पहना हुआ था। येंजू इसके पास आते साथ ही से कहता है तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम जाकर अपने इन कपड़ों को चेंज कर लो या फिर तुम्हारे ये कपड़े मैं यहीं पर उतार दूंगा। कुछ बंदे लोग भी आकर फिर इसे पकड़ लेते हैं। ये उन बंदों को कहता है कि तुम जाकर इसका ड्रेस चेंज करवा दो। थोड़ी देर के बाद ही अब इसका ड्रेस चेंज हो गया था। इसने नॉर्मल कपड़े पहने हुए थे और फिर बंदा पूछता है कि अब तुम बताओ कि तुम किसे अपने फियांसी के तौर पर इन बंदों में से चूज करोगी। और इतने में फिर इसके मॉम और डैड भी आ जाते हैं तो मॉम को देखते साथ ही ये खुश हो जाती है और वो चारों भी अब इसके सामने खड़े थे और कह रहे थे कि हम चारों में से तुम किसी एक को चूज कर लो। और इतने में एंट्री होती है हमारे हीरो जू की। जू को देखते साथ ही ये काफी इमोशनल हो गई थी और जब ये बताती है कि ये अपने फियांसी के तौर पर जू को चूज करेगी, इस पर वो चारों काफी हैरान हो जाते हैं। येंजू इसके पास आकर कहता है कि तुमने क्या कहा कि तुम जू को चूज करोगी। येंजू जब इसे कहता है कि तुम अपने दिमाग ठिकाने पर तो है ना तुम्हारा, तो वो उसे कहती है कि अब तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है, तुम ही तो चाहते थे कि मैं तुम्हें लाइक ना करूं। ये बात है येंजू के दिल को जाकर लगी थी। वो तीनों लड़के लोग भी कहने लग जाते हैं कि तुम ये क्या कह रही हो, हमें तो यकीन नहीं आ रहा। जू भी उसे कहता है कि क्या तुम सच कह रही हो।
ये कहती है कि हाँ हाँ, मैं तुम्हें लेकर सीरियस हूँ। जैन जैन भी कहाँ रह सकती थी, वो भी अब इस ड्रामे में इन्वॉल्व हो जाती है और इमोशनल होते हुए कहती है कि मुझे माफ करना, ये सारी मेरी वजह से हो रहा है। येनज़ू जैन जैन को कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और फिर वो शेंग शेंग को कहता है कि तुमने मुझे ह्यूमिलेट किया है। शेंग शेंग उससे कहती है कि मैंने तुम्हें ह्यूमिलेट नहीं किया, तुम्हें लगा था कि मैं तुम्हें ही चूज करूंगी, मैंने तो बस तुम्हें चूज नहीं किया, तुम्हारी जगह किसी और को चूज कर लिया है। जू फिर ये सीन देखते साथ ही मुस्कुराता हुआ जाकर शेंग शेंग के पास खड़ा हो जाता है और कहता है कि इसने मुझे चूज किया, तुम्हें ये पसंद नहीं आया। यन जू जू को कहता है कि ये तो तुम्हें पसंद भी नहीं करती, तो तुम इतने क्यों खुश हो रहे हो। जू येदू कहता है कि मुझे इस बात की कोई भी परवाह नहीं है, उसने मुझे चूज किया, इतना मेरे लिए काफी है, मुझसे प्यार करे ये जरूरी नहीं है। और इसी के साथ ही फिर इस बर्थडे की सेरेमनी को खत्म कर दिया जाता है। सभी लोग जा रहे थे। जू येदू भी कहता है कि अब मुझे जाना होगा। ये उसे रोक लेती है और कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। जो येदू से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम ट्रिक प्ले कर रही हो, तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तुम 20 सालों से उसे चेस करती रही और अचानक से ऐसा क्या हो गया कि तुम उसे छोड़कर मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गई। शेंग शेंग उसे कहती है कि मैं कोई भी ट्रिक प्ले नहीं कर रही और ये बात तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगी। और मन ही मन में कहती है कि इसे मैं कैसे बताऊं कि मैं तो दोबारा से जिंदा हुई हुई हूँ, उसने जो मेरी मदद की उससे मुझे इससे प्यार हो गया और इसे अब ऐसा लग रहा होगा कि मैं इसके ऊपर ट्रिक प्ले कर रही हूँ, लेकिन जल्द ही इसे सब कुछ सच पता चल जाएगा। ये उसे कहती है कि उन सभी में से तुम मुझे सबसे ज्यादा अच्छे लगे और तुम मुझे लायक लगे कि मैं तुमसे प्यार करूं, इसलिए मैंने तुम्हें चूज किया। ये सुनते साथ ही जू जीदू अब थोड़ा सा नर्म पड़ गया था और उससे कहता है कि ठीक है, फिर कल 10 बजे हम ऑफिस में मिलेंगे। उसके जाते साथ ही ये खुश हो गई थी और मन ही मन में कहती है कि एट लीस्ट ये मुझे चांस तो दे रहा है, बाकियों की तरह नहीं है। जैन जैन भी ये देखकर फिर से यांजू को भड़काने लगती है, तो यांजू कहता है कि तुम फिक्र मत करो, ये दोनों कभी भी आपस में शादी नहीं कर पाएंगे। और कुछ दिनों के बाद इन्होंने उसकी कुंडली निकाल ली थी, तो इन्हें मालूम होता है कि ये जो जू जीदू नामी लड़का है ना, ये कोई आम लड़का नहीं, बल्कि इसका तो बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस है। और ये बात अब उन चारों को काफी परेशान कर देती है। और फिर यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि किस तरह यान जैन और यानसू आपस में किस कर रहे थे। ऊपर से शेंग शेंग आ जाती है और उन दोनों को इस तरह देख लेती है। खैर ये दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, वहां से जाने लगती है कि तभी पीछे से जू येदू भी आ गया था और वो इसे रुकने का कहता है। साइड पर से वेटर गुजर रहा था, उसके हाथ में एक ड्रिंक थी। ये वो गिलास उठाकर जाकर यान जैन के ऊपर फेंक देता है, जिससे यानजू और यान जैन इसके ऊपर गुस्सा करते हैं। लेकिन इसे तो उनके गुस्से की कोई परवाह नहीं थी, ये शेंग शेंग को लेकर वहां से चला जाता है। जो येदू अब गाड़ी काफी तेजी से चला रहा था क्योंकि वो गुस्से में था। शेंग शेंग ये बात समझ चुकी थी, वो गुस्से में इसलिए था क्योंकि ये जैनजू से मिलने के लिए जो गई थी। वो फिर एक जगह पर गाड़ी रोककर इससे कहता है कि तुम मुझे सच में बताओ कि आखिर तुमने मुझे चूज क्यों किया, इसके पीछे तुम्हारा कोई प्लान है ना। तो ये फिर उसके फेस पर रोमांटिक सा टच करते हुए उसे कहती है, तुम्हें जेलिसी फील हो रही है ना, मुझे सच में बताओ। कि इसी बीच में उसकी हालत काफी खराब हो जाती है और शेंग शेंग तो बेहोश हो जाती है। ये फिर उसे अपने घर लेकर जाता है, उसे चाहता था कि ये पैदल चलकर आगे चले, लेकिन उसे चला नहीं पा रहा, तो ये उसे उठा लेता है। और इसने अपने घर एक डॉक्टर को भी बुलवा लिया था। डॉक्टर उसका चेकअप करता है तो बताता है कि असल में इसका टेम्परेचर काफ़ी हाई हो गया था और वो उसे ये भी बताता है कि थोड़े दिन पहले ही शायद इसका ब्लड ज़बरदस्ती से इसकी बॉडी से निकाला गया था, जिसकी वजह से इसकी ये हालत है। और उसी के साथ ही ये उसके हाथ के निशान भी देख लेता है, जहाँ पर सुइयां लगाकर ब्लड निकाला गया था, वो अभी भी बिल्कुल ताज़े थे। ये देखते साथ ही जू येदू को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। डॉक्टर के जाने के बाद ये फिर अब बोल रही थी कि जू येदू तुम मुझे छोड़कर मत जाना, क्योंकि इसे उस वक्त एक्सीडेंट वाले दिन की बात याद आ रही थी, क्योंकि इसके अपनों ने इसे छोड़ दिया था। इन्हीं बातों को याद करके वो काफी डरी हुई थी कि तभी ही फिर जो येदू इसके पास बैठ जाता है और उसे कहता है कि तुम जाग जाओ। जैसे अब उसकी आंख खुली थी, वो दिखती है कि ये उसके काफी क्लोज है, तो तभी ही वो थोड़ा सा पीछे हट जाता है और क्योंकि उसे थोड़ी सी शर्म जो आ रही थी। और ये फिर जो उसने उसकी इतनी मदद की थी उसके लिए उसे थैंक्स कहती है और उसे ये भी बताती है कि असल में जो मैंने ड्रीम देखा था उसमें सभी ने मुझे छोड़ दिया था। जो ये दो फिर उससे पूछता है कि तुम्हारे ये हाथों पर निशान कैसे हैं। तभी ये उसे बताती है कि असल में यैन जू ने मेरे अंदर से ब्लड निकाला था, वो भी यैन जैन के लिए। तो उसकी ये बात सुनने के साथ ही असल में जो येदू से कहता है कि तुम तो सच में बुद्धू हो। अपना बुद्धू के सुनते साथ ही ये उठने लगती है, तो तभी वो उसे लिटा देता है क्योंकि इसे आराम की सख्त जरूरत थी। और अगले ही दिन जो येदू अपने ऑफिस में बैठा था कि तभी इसका सेक्रेटरी आता है, उससे कुछ डिटेल वगैरह लेकर आना थी।
तो वो उसे बता देता है कि पिछले महीने ज़बरदस्ती शेंग शेंग से ब्लड निकाला गया था और इसमें जियांग के अलावा बाकी तीनों लड़के भी शामिल हैं। तभी ये बेकिसी को कॉल मिलाता है और कहता है कि जल्दी से एक कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए और मन ही मन में कहता है कि उन चारों ने जो कुछ भी किया है ना शेंग शेंग के साथ, उन्हें उसकी कीमत चुकाना होगी। खैर फिर अगले ही दिन ये जैसे ही शेंग शेंग से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंचता है, कुछ मीडिया के लोग इसी का वेट कर रहे थे और जब वो इससे पूछते हैं कि हमने सुना है कि आपका चक्कर शेंग शेंग के साथ चल रहा है, क्या वो सच है? तो ये उनकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता। ये फिर शेंग शेंग के रूम में जाता है जो कि अपने फोन को देख रही थी। तभी ये फिर अपना फोन उसे दिखाते हुए कहता है कि ये देखो, इसमें यान चैन के काले करतूत हैं, क्योंकि उसका चक्कर किसी और के साथ चल रहा था और इसके साथ साथ उसे किसी कंपनी का बहुत बड़ा कर्ज भी देना था, क्योंकि उसने कुछ पैसे गैम्बल में लूज कर दिए थे। ये सब कुछ देखते हुए वो तो काफी खुश हो गई थी और उधर ये खबर अब यानसू के पास भी पहुंच जाती है। उसे तो पहले यकीन नहीं आता, लेकिन बाकी के तीनों लोग उसे यकीन दिलाने के लिए थे जो सही। वो लोग उसे ये समझाते हैं कि इसके पीछे ना जो येदू का ही हाथ होगा और वो तीनों मिलकर उसे यही प्लान बताते हैं कि अगर वो हमारे साथ ऐसे पेश आ रहा है तो फिर हम भी उसके साथ ऐसा ही पेश आएंगे। और उधर फिर जो येदू का सेक्रेटरी आकर बता देता है कि हमारे साथ उनकी कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया है, इन्हें अब नुकसान हो सकता था। तो ये फिर अपने सेक्रेटरी को बताता है कि जो यूरोप में हमारे बॉन्ड्स हैं तुम उन्हें सेल कर दो। ये बात शेंग शेंग ने भी सुन ली थी। वो उसके लिए असल में चाय जो लेकर आई थी और उसे कहती है कि अगर तुम्हें मेरी फैमिली से मदद की जरूरत हो तो मुझे बता देना, क्योंकि हमारी 3 माइंस हैं। तो ये दो पहले तो उसे लेने से इनकार कर देता है और कहता है कि ये तुम मुझे चैरिटी के तौर पर दे रही हो क्या? तो वो फिर उसे फाइल देते हुए कहते हैं कि नहीं नहीं, ये चैरिटी नहीं है। शेंग शेंग के जाने के बाद ही ये फिर मन ही मन में कहता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उसका दिल मेरे लिए इतना बदल गया। उसे ये सारी बातें अभी तक हजम नहीं हो पा रही थीं। ये बेचारा अब काफी कंफ्यूज हो चुका था। इसे ऐसा लगता है कहीं ये कोई ट्रैप तो नहीं है जिसमें उसे फंसाया जा रहा है। उधर हम यैन जू को देखते हैं जिसे उसका दोस्त बता रहा था। हम जैसे ही इस जू येदू के अकाउंट को फ्रीज कर रहे थे कि तभी स्विट्जरलैंड के कुछ बैंक अकाउंट से उसे 5 बिलियन रिसीव होते हैं और ये पैसों के पीछे जिस ग्रुप का हाथ है वो वैन ग्रुप है। येंजू को जब ये पता चलता है इसी के साथ ही वो तो अब काफी परेशान हो जाता है और वो उस लड़के को कहता है कि तुम पता लगाओ कि आखिर वो दोनों मेरे बारे में क्या प्लान बना रहे हैं। और उधर जो येदू ने अब उसके साथ ये डील करना थी उसके लिए एग्री कर जाता है। इस बात को लेकर शेंग शेंग काफी खुश हो गई थी। फिर जो येदू से कहता है कि ये तुम्हारी मॉम के जहेज में आया था ना, तो तुमने वो मुझे क्यों दे दिया? शेंग शेंग उसे कहती है क्योंकि जब हमारी शादी होगी तो तुम इस तरह की काफी सारी प्रॉपर्टीज मेरे नाम जो करोगे, तो इसलिए ये पहले एक इनाम समझो। अब इन दोनों के दरमियान एक रोमांटिक सा सीन बन गया था। दोनों फिर किस करना स्टार्ट कर देते हैं। ऊपर से येंजो आ गया था, उन दोनों को किस करता देखते साथ ही काफी हैरान हो जाता है और वो फिर इसी के साथ ही जो येदू को धमकी देकर वहां से चला गया था। जो येदू को अभी भी इन बातों पर यकीन नहीं आ रहा था कि तभी शाम के वक्त उसका सेक्रेटरी आकर बताता है कि पिछले कुछ दिनों से काफी अजीब घटनाएं हो रही हैं। शेंग शेंग को जो भी गिफ्ट भेजा जाता था वो उन गिफ्ट को बेच देती थी। ऐसा मानो कि वो उन चारों से दूर रहने की कोशिश कर रही है और उसने कुछ ऐसी चीज जिसके बारे में हम नहीं जानते, कुछ फंड वगैरह भी एलोकेट किया है। अब ये बात उसे काफी ज्यादा परेशान कर देती है कि तभी फिर उसे शेंग शेंग का मैसेज रिसीव होता है जहाँ पर वो बता रही थी कि कल एक ऑक्शन होने वाला, तुम मेरे साथ आना। फिर यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है तो हम देखते हैं शेंग शेंग कहीं जा रही थी कि जैन जैन पीछे से उसे रोक लेती है। घुटनों के बल बैठकर उसे कहने लग जाती है कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ करना। अब इधर उधर कुछ लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हो गई थी। उन्हें लगने लग जाता है कि वो बेचारी काफी मासूम है। मीडिया में लेकर जो भी जैन जैन को लेकर न्यूज फैली हुई है उसके पीछे शेंग शेंग का ही हाथ होगा। लेकिन शेंग शेंग भी अभी इस सारे ड्रामे में नहीं आने वाली थी। वो उसे कहती है कि देखो तो सही, ये गरीब सी लड़की मेरे सामने बैठी है लेकिन उसने कितनी ब्रांडेड चीजें पहनी हुई हैं। जल्दी में उसका पर्स भी उलट जाता है, उसमें से जो भी चीजें निकली थी सारी ब्रांडेड थी और जो लोग पहले लग रहा था कि ये मासूम है फिर इसी का मजाक उड़ाने लग जाते हैं। अभी इतने में एक लड़की भी आ जाती है और वो आते साथ ही कहती है कि सोमू जैन ये तुम हो, तुम्हारी वजह से मेरे ग्रेड कम हो गए थे और मेरी मॉम ने अपनी जान देने की कोशिश की और इसी के साथ उसे एक जोरदार थप्पड़ भी दे मारती हैं। और खैर इसी दौरान इन दोनों के दरमियान झगड़ा शुरू हो जाता है और बाकी के लोग उनकी वीडियो बनाने लग जाते हैं और इस चीज को काफी एंजॉय करते हैं।
कि तभी इतने में फिर शेंग शेंग को यांजू की कॉल आ जाती है, तो ये फिर उसकी कॉल काट के उसका नंबर भी ब्लॉक कर देती है और उसी के साथ ही फिर इससे जू येदू की कॉल आ जाती है और वो फिर उसे यही बताता है कि असल में ना जू यैन ने जो तुम्हारे अकाउंट है उन्हें फ्रीज कर दिया है। ये आगे से उसे बताती है कि मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, उनमें जितने भी पैसे थे उन्हें मैंने पहले ही ट्रांसफर कर दिया था। फिर इसी के साथ ही वो उसे रात को घर आने का कहता है। खैर अब रात का सीन था, वो जैसे उसके रूम में जाता है तो ये सोई हुई थी लेकिन चिल्ला रही थी, कुछ कार का नाम ले रही थी, एक्सीडेंट का नाम ले रही थी। ये सारी बातें सुनते साथ ही उसे काफी अजीब लगता है और वो यही कहता है कि ये सब कुछ ख्वाब में है और बंदा इतना डर जाए, ये मुझे काफी अजीब लग रहा है। और फिर जैसे ही अगले दिन अपने ऑफिस में बैठा था, फिर इसका सेक्रेटरी कुछ और इन्फॉर्मेशन लेकर आ जाता है। ये उस इन्फॉर्मेशन को हासिल करने के बाद उसे कहता है कि तू पता लगाओ कि वो जो अननोन अकाउंट है वो किसका है। और फिर ये दोनों एक पार्टी में गए थे। बातों ही बातों में वो उससे पूछता है कि मुझे बताओ तो सही कि आखिर इतना क्या चीज़ चेंज कर दी कि तुम मेरे प्यार में पड़ गई। तभी ये फिर उसे बताती है कि शायद तुम्हें यकीन नहीं होगा, मैं दोबारा जिंदा हुई हूँ। मेरी पिछली लाइफ में उसने मुझे धोखा दिया, उसने ऐसा दिखावा किया कि शादी के दिन उसका एक्सीडेंट हो गया था और बाकी तीनों लड़कों ने भी उसका पूरा पूरा साथ दिया। और जब मुझे उनके इस धोखे के बारे में पता चला तो उसी वक्त मेरा एक्सीडेंट हो गया। उन चारों ने मुझे बचाने की बजाय मेरी कोई भी मदद नहीं की और उस वक्त सिर्फ एक ही मेरी मदद करने के लिए आया था, वो कोई और नहीं बल्कि तुम ही थे। जो युद्धू उसकी ये बातें सुनते साथ ही उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं है, तुमने ये कोई ड्रामा बनाया है और तुम चाहती हो कि मैं इसके ऊपर यकीन कर लूं। वो तो बस इतना कहते साथ ही वहां से चला गया था और शेंग शेंग की बातों पर उसे यकीन नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से ये काफी इमोशनल हो जाती है। इनके इन जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए यांसू आ जाता है और कहता है कि उसने देखा तुम्हारे साथ ब्रोकअप कर लिया। लेकिन शेंग शेंग आगे से रोने की बजाय उसे कहती है कि तुम्हें तो जाकर जैन जैन को दिलासा देना चाहिए ना, क्योंकि देखा नहीं है उसका दिल कितना टूटा होगा, उसे कितने लोगों ने बुली किया है। लेकिन जैन जू को अभी भी इन सारी बातों के ऊपर यकीन नहीं था। वो फिर से उसे कहता है कि अगर तुम यान जैन को आगे बुली नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे बारे में सोच सकता हूँ। लेकिन शेंग शेंग को अब इन बातों पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता था, वो तो सिर्फ जू येदू को ही लेकर काफी परेशान थी। जबकि उधर जू येदू घर गया था, काफी ज्यादा ड्रिंक पी रहा था। वो ये कह रहा था कि उसके उस एक्सीडेंट की वजह से मेरे लिए प्यार बढ़ा, वरना मेरी कोई औकात नहीं थी। वो खुद को ही कोसते जा रहा था कि तभी ऊपर से शेंग शेंग आ जाती है और उसे और ज्यादा ड्रिंक पीने से मना कर देती है। ये भी फिर ड्रिंक पी लेती है ताकि उसे सब कुछ सच बताया और उसकी इसकी बातों पर यकीन आए। ये उसे कहती है कि उस एक्सीडेंट की वजह से मैंने सिर्फ नहीं उसे छोड़ा, बल्कि मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। मुझे अब ये बात मालूम हो गई है कि तुम ही मेरे प्यार को डिजर्व करते हो। इतना जल्दी में आने की वजह से उसका पाँव भी इंजर्ड था, तो वो इसे उठाकर बेडरूम में लेकर जाता है ताकि उसके ऊपर मरहम पट्टी लगा सके। वो फिर वहां से जाने लगता है तो ये उसे पीछे से रोक लेती है और फिर दोनों में किस स्टार्ट हो जाती है। और अगले दिन जैसे ही उसकी आंख खुली थी तो उसे एक नोटिफिकेशन रिसीव होती है जिसमें पता चलता है कि यांजू के कंपनी के शेयर 50% तक गिर चुके हैं। और उस मैसेज को पढ़ते साथ ही उसे ये बात मालूम हो गई थी कि इसके पीछे जू येदू का ही हाथ है। और उधर जब यांजू को इसके बारे में पता चलता है वो तो काफी परेशान हो जाता है और गुस्से में भी आ जाता है। और अब उसने ठान लिया था कि इसका बदला वो जू येदू से लेकर रहेगा। और उधर शेंग शेंग जू येदू आपस में बातें कर रहे थे कि वो कितनी देर में यहाँ पर पहुंचेंगे। कितने में ही वो चारों जैन जैन के साथ आ जाते हैं और वो चारों ही शेंग शेंग को कहते हैं कि देख लो तुमने अपनी हद क्रॉस कर दिया है, अभी भी टाइम है, इससे पीछे हट जाओ वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन शेंग शेंग उन चारों को सपोर्ट करने की बजाय जू येदू को सपोर्ट करती है। अब जैसा कि उन चारों के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा था तो वो फिर वहां से चले जाते हैं और रास्ते में वो यही प्लान बनाते हैं कि हमें किसी न किसी तरह से जू येदू को मारना होगा। जबकि ज़ैंग ज़ैंग और दो जीदू अपने ऑफिस में जाकर रोमांस करने लग जाते हैं। जैसे ही इनका रोमांस खत्म हुआ था कि तभी ऊपर से सेक्रेटरी आ जाता है और आते साथ ही वो बताता है कि जैन जू ने चारों मेजर फैमिलीज को इकट्ठा कर लिया है। लेकिन ये न्यूज़ सुनते साथ ही शैन शैन और जू येदू को कोई फर्क नहीं पड़ता। और उधर जब जैन जू को ये पता चलता है कि उसे लोन नहीं मिल पा रहा तो इसकी वजह से वो काफी गुस्से में आ जाता है। अब वो ऑफिस में काफी परेशान बैठा था कि तभी इतने में ऊपर से जैन जैन आ जाती है। वो उसे दिलासा दिलवाती है लेकिन उस वक्त उसे उसके दिलासे की कोई भी जरूरत नहीं थी, तो वो उस पर चिल्लाता है। इतने में बाकी तीनों लड़के भी आ जाते हैं और वो कहने लग जाते हैं कि जैनजू ये सारी तुम्हारी गलती है, इसमें जैन जैन का कोई भी कसूर नहीं है, इस सब के लिए तुम जैन जैन को ब्लेम कर रहे हो, तो तुम ये सब कुछ नहीं कर सकते।
यैन जैन उन तीनों को भी कहती है कि ये सारी मेरी ही गलती है, मेरी वजह से देखो तुम्हारे घर की लेडी दूसरे कंपनी के पास चली गई। और वो तीनों लड़के उसे कहते हैं कि यैन जैन इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। फिर वो उसे एक स्टोर लेकर गए थे और उसे कहते हैं कि तुम जो कुछ भी इसमें से खरीदना चाहो तुम वो खरीद सकती हो। और ये तभी फिर ऐसा दिखावा करती है कि इस सब वजह से यैन जू को लेकर काफी ज्यादा फिक्र है। तो तीनों उसे भरोसा दिलाते हैं कि तुम फिक्र मत करो, हम उन दोनों जू यीतू और शेंग शेंग को देख लेंगे, तो तुम्हें उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वो फिर उसे एक नेकलेस लेकर देते हैं। उस नेकलेस को देखकर काफी खुश हो गई थी, लेकिन फिर से ऐसा दिखावा करती है और उन्हें कहती है कि मुझे ये सब कुछ लेने में कुछ भी खुशी नहीं हो रही, मुझे जाकर अभी मिस शेंग शेंग से माफी मांगना होगी, मेरी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। वो तीनों फिर से उसे समझाते हैं कि नहीं नहीं, तुम्हें जाकर उससे माफी नहीं मांगनी चाहिए। फिर वो उसे वालियां भी खरीद कर देते हैं, तो ये वालियों को लेकर अंदर ही अंदर खुश हो जाती है, लेकिन फिर से उन्हें कहती है कि मुझे ये सारी चीजें लेकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। वो तीनों फिर से उसे पूरी तरह तसल्ली दिलाते हैं। अब जैसे उन चीज़ों की पेमेंट करने की बारी आती है, ये कार्ड देते हैं तो पता चलता है कि ये कार्ड तो चल ही नहीं रहे। कि तभी फिर उन्हें कॉल आती है तो मालूम होता है कि उनके सारे के सारे फंड्स को फ्रीज कर दिया गया है। यैन चेन बाकी दोनों को कहता है कि तुम इसके पैसे पे कर देना, मुझे जाकर कंपनी के मामलात को ठीक करना होगा। वो वहां से जाने लगता है तो पीछे से यैन चैन उसे देख कर पूरा भरोसा दिलवाती है और उसे अपना सपोर्ट का कहती है। और यैन चैन के जाने के बाद ही वो लोग यही कहते हैं कि अब हमें शेंग शेंग को मजा चखाना होगा। और उधर हम चैन चैन और जो येदू को देखते हैं। उनका सेक्रेटरी उनके लिए न्यूज़ लेकर आया था। उस न्यूज़ को सुनकर ये दोनों काफ़ी खुश हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि अब यैन छिन के बाद लू सियान की बारी। और सेक्रेटरी को कहते हैं कि अब तुम उसका इंतज़ाम करो, तो सेक्रेटरी वहाँ से चला जाता है। और उधर यैन चैन को छोड़कर वो दोनों लड़के अब यैन चैन को लेकर एक रेस्टोरेंट चले जाते हैं और वहीं पर बैठे हुए बातें कर रहे थे कि तभी कुछ और ऊपर से लोग आ जाते हैं और उनका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। तो ये सुनते साथ ही उन दोनों लड़कों को काफी गुस्सा आ गया था। इन्हें भी तो पहले यकीन नहीं आ रहा था, इन्हें नहीं मालूम था कि जो स्कीम ये चला रहे थे वो बैंकरप्ट हो चुकी है। तभी उन दोनों लड़कों में से एक को कॉल आती है तो इससे मालूम होता है कि वो एक कौन सी स्कीम थी। तो इससे तो उसके गुस्से में काफी इजाफा हो जाता है और वो कहता है कि इसके पीछे भी जरूर जू यीदू का हाथ है, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। कि इतने में फिर लू सैन को उसको डैड की कॉल आती है जो कि उसे कहता है कि अब जो भी उसकी प्रॉपर्टी है वो उसे बेदखल करता है क्योंकि उसका एक लिगामेंट सान था। इस बात को लेकर उसे काफी गुस्सा आता है, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि डैड उसकी काल जो काट देते हैं। लू सियान तो काल के कटने के बाद गुस्से से जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है कि तभी उसका दोस्त कहता है कि तुम इतना चिल्लाओ तो मत, देखो यैन चैन कितना डर रही है। जो लोग पहले आए थे इनका मजाक उड़ा रहे थे फिर से दोबारा से इनका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। उनका मजाक उड़ाने के बाद तो वो लोग वहां से चले गए थे। लूसियान गुस्से से अपनी सीट के ऊपर बैठता है और कहता है कि इसमें सारी मेरी ही गलती है। जब उसका दोस्त उससे बात करने लगता है तो ये चिल्लाता हुआ कहता है कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, जिस पर उसका दोस्त यैन जैन को लेकर वहां से चला गया था। सो यैन फिर यैन जैन को अपने घर लेकर जाता है और फिर उसे कहता है कि तुम अपने कपड़े चेंज कर लो, तो वो कहती है कि ठीक है। यैन जैन नहाने के बाद टॉवल पहनकर इसके बेडरूम में आ गई थी। जब वो उससे पूछता है कि तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं तो बताती है कि कपड़े असल में मेरे गीले हो गए हैं। तो ये फिर अपना कोट उतार कर उसे पहना देता है। खैर वो फिर उसी के साथ बैठ कर ऐसा दिखावा करती है कि उसे बाकियों की फिक्र हो रही है और वो यूसैन को ये भी कहती है कि मुझे नहीं पता कि अब मैं किस तरह तुम्हारा कर्ज चुकाऊंगी। तो ये फिर उसे किस करने लगता है कि इतने में से डैड की कॉल आ जाती है, जिसकी वजह से इसे जल्दी में घर जाना पड़ जाता है। ये फिर उसे पीछे से रोककर कहती है कि तुम घर आराम से जाना। कि तभी उसकी नजर अपने कोट पर पड़ जाती है जो कि उसने इसे पहनाया था, तो वो इसके ऊपर से अपने कोट को उतार लेता है और उसके जाने के बाद पीछे से ये गुस्से से कहती है कि शेंग शेंग अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो इसके बाद ही ये सीधा फिर यैनजू के पास जाती है और उसे कहती है कि शायद तुम परेशान थे इसलिए तुमने मेरे ऊपर गुस्सा किया, मैं इस वक्त तुम्हारी सिचुएशन अच्छे से समझ रही हूँ। तो वो फिर आगे सबसे कहता है कि हमने असल में जू येदू को बहुत कम मांगा था जिसकी वजह से हमें इतना नुकसान हो रहा है। यैन जैन भी उसे यही बताने लग जाती है कि असल में बाकी के तीनों भी अब ऐसा समझे कि बैंकरप्ट हो चुके हैं। ये सब कुछ इस वजह से हुआ कि हम दोनों प्यार करते थे और लेडी को ये बात पसंद नहीं आई। यैनजो भी उसे कहता है कि यैन जैन ये बात तो तुमने सही कही है, वो मुझसे इतने सालों से प्यार करती रही लेकिन देखो उसने मुझे कितना नुकसान पहुंचा दिया। यैन जैन उसे बताती है कि अभी भी एक रास्ता बाकी बचा हुआ है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि शेंग शेंग कहीं जा रही थी, कभी तभी ये पीछे से उसके मुंह के ऊपर रुमाल रखकर उसे बेहोश कर देती है।
लेकिन बेहोश होने से पहले शैंग शैंग ने इमरजेंसी का बटन ऑन कर दिया था। जू येदू जो कि अपने ऑफिस में बैठा था, तभी उसे वो मैसेज रिसीव होता है, तो अपने सेक्रेटरी को कहता है कि हमें जल्दी से निकलना होगा। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किस तरह यैन जैन ने शैंग शैंग को कैद किया हुआ था और उसे कह रही थी कि मैंने पुलिस वालों को बता दिया कि तुम्हें किसी और ने नहीं बल्कि जू येदू ने किडनैप किया है। अब वो ऐसे पहुंचेगा और इस सारे जाल में फंस जाएगा। इतने में जो येदू भी पहुंच चुका था, तो उसे देखते साथ ही वो जल्दी से नाइफ गर्दन पर रखते हुए कहती है कि आगे बढ़े तो मैं इसे मार दूंगी। यैन यैन उसे कहती है कि मैं तुमसे जो कुछ कहूंगी अगर तुमने वो सब कुछ माना तो मैं इसे छोड़ दूंगी। वो उसे घुटनों के बल बैठने का कहती है, जिस पर जो येदू कहता है कि हाँ हाँ मैं घुटनों के बल बैठूंगा जैसा तुम कहो। जो येदू फिर उसके सामने मुकम्मल तौर पर नील डाउन हो चुका था। ये सारा सीन देखते के साथ ही शेंग शेंग तो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और उसे अंदर ही अंदर काफी गुस्सा भी आ रहा था। तभी इतने में जू यीदू के कुछ साथी लोग भी आ गए थे, तो और वो आते साथ ही जल्दी से उसे पकड़ लेते हैं। शेंग शेंग और जू यीदू अब जल्दी से उठकर एक दूसरे को हग कर लेते हैं। अब यैन जू भी आ चुका था, वो नाइफ निकालकर जैसे वार करने के लिए आगे बढ़ता है, तो ये सीन जू यीदू ने देख लिया था, तो वो खुद को नाइफ के आगे कर देता है, जिसकी वजह से इंजर्ड हो जाता है। यैन जू दोबारा से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। इस बार उसने उसे लात मारकर पीछे गिरा दिया था। नाइफ की वजह से अब जो येदू की हालत काफी खराब थी। ये उससे कहती है कि तुम या फिर मेरे लिए आने की क्या जरूरत थी। तो वो उसे बताता है कि तुम मेरी फियांसी हो, इसलिए तुम्हें बचाने के लिए तो मुझे आना ही था। और इसी के साथ ही वो बेहोश हो जाता है। तो फिर इसे हॉस्पिटल ले जाया गया था ताकि इसका इलाज करवाया जा सके। खैर कुछ दिनों के बाद ही उसे होश भी आ गया था और उसकी हालत भी ठीक हो जाती है। तो ये फिर उसे जाकर बताती है कि यैन जो को कैद हुई है, जबकि यैन जैन की दिमागी हालत को देखकर उसे मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया है। दोस्त की ये बातें सुनने से उसे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। वो उसे यही कहता है कि अब हमें घर जाना चाहिए। और अगले सीन में हम देखते हैं कि इन दोनों ने एक कॉन्फ्रेंस रखी थी, उनमें कुछ मीडिया के लोगों को भी बुलाया हुआ था। शेंग शेंग फिर एक क्लिप चला देती है जहां पर आवाज तो यांजू की थी, जिसमें वो कह रहा था कि शादी वाले दिन वो फेक प्लेन क्रैश का बहाना बनाएगा। और इसी के साथ ही शेंग शेंग उन लोगों को ये भी बताती है कि ये 1 साल पहले की बात है, जो रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है। इतने में जो येदू भी अपनी जगह पर खड़े होते हुए उसके पास जाता है और उसने हॉस्पिटल की एक क्लिप चलाई थी जहां पर इसे सीढ़ियों से धक्का दिया गया था। मीडिया के लोगों ने जैसे ये देखा था, इससे तो उन्हें भी काफी गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि इन्हें तो सजा मिलनी चाहिए। और उधर जब उन तीनों लड़कों को पता चलता है कि मीडिया में हर तरफ उन्हीं की बदनामी हो रही है, तो इससे तो उन तीनों को काफी गुस्सा आ रहा था। अब उन तीनों को पता चल जाता है कि असल में इसके पीछे यैन जैन का हाथ था। यैन जैन ही उन लोगों को बेवकूफ बना रही थी। और वो लोग इस बात को लेकर भी परेशान थे कि अगर वो अब इसके लिए शेंग शेंग से माफी मांगेंगे तो क्या वो उसे माफ करेगी। और इसके बाद ये तीनों अब जहाँ कहीं भी पब्लिक में जाते थे तो मीडिया वाले इन्हें घेर लेते थे और इनसे अलग अलग तरह के सवाल पूछने लग जाते थे, जिसकी वजह से इन तीनों को काफी गुस्सा आ जाया करता था। और एक दिन तो कुछ पुलिस वाले आकर जैन छिन को पकड़ लेते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। और इसके पीछे भी वो ये बात तो जान चुका था कि जैन जैन का ही हाथ है। और जब ये बात शैंग शैंग को पता चली थी, वो अभी भी सेटिस्फाइड नहीं थी। ये दोनों तो गाड़ी में बैठे ही थे कि दूसरी तरफ हम जैनसू को देखते हैं जो कि अपनी गाड़ी तेजी से इनकी गाड़ी की तरफ ले आ रहा था, क्योंकि उसे शैंग शैंग के ऊपर गुस्सा जो था कि इसी बीच में साइड से आने वाली गाड़ी को वो देखता ही नहीं, वो गाड़ी इसकी गाड़ी के साथ टकराती है जिससे उसका एक्सीडेंट हो गया था। और इसी के साथ ही उसके एक्सीडेंट की न्यूज जब शैंग शैंग को पड़ी थी, तो शैंग शैंग को इस न्यूज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और फिर सीधा यहाँ से हम कोर्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर जज ये सजा सुनाता है कि जो कुछ भी इस यांजू ने किया है उसके लिए उसे 15 साल की सजा मिलेगी। यांजू तो अपनी ये सजा सुनते साथ ही अंदर टूट जाता है और वो चिल्लाते हुए शैन शैन को ये कहता है कि शैन शैन तुम तो मुझसे 20 साल से प्यार करती थी, तो इतनी चेंज कैसे हो गई। तो ये उसके कान के पास जाकर उसे कहती है कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था उसी वक्त मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार खत्म हो गया था। उन सभी लोगों को उनके गुनाहों की सजा मिल गई थी, तो इस वजह से शैंग शैंग काफी खुश हो जाती है। और वो जो येदू को हक करते हुए कहती है कि इस लाइफ में मैं सिर्फ तुमसे प्यार करूंगी। और अगले सीन में फिर हमें इनकी वेडिंग सेरेमनी दिखाई जाती है और इनकी शादी में भंग डालने के लिए कहीं से यैन जैन आ जाती है और वो कहती है कि जो येदू ये दोबारा जिंदा हुई है, ये एक मॉन्स्टर है, तुम भला इससे कैसे शादी कर सकते हो। जो येदू सिक्योरिटी वालों को बुलाते हुए कहता है कि इस औरत को बाहर ले जाओ, ये पागल है। सिक्योरिटी वाले जब उसे बाहर लेकर जा रहे थे तो यान जैन चिल्लाकर कहती है कि शैंग शैंग तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। ये बात सुनने के साथ ही वो तो काफी सैड हो जाती है, तो उसे सैड देखने के साथ ही जो येदू उसे किस करने लग जाता है।
अब उनकी शादी के बाद हमें एक और दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये अपने हस्बैंड के पास जाकर उसे कहती हैं कि आपने उस पेंटिंग को रिस्टोर करवाने के लिए जो कुछ भी किया उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। कि तभी ऊपर से सेक्रेटरी आ जाता है और वो बताता है कि मिस्टर ज़ू इसने दोपहर का खाना नहीं खाया। जब मिस्टर ज़ू उससे पूछते हैं कि क्या खाओगी? तो आगे से वो उसे अपनी फेवरेट डिश बताती हैं और यहीं पर होती है इस मूवी की हैप्पी एंडिंग।